ये आप देख रहे हैं, ये हिंद महासागर है। ये भारत के दक्षिण में स्थित है। बताया जाता है वर्ष 1970 में इसी हिंद महासागर के उत्तरी भाग में विशाल चक्रवात ने जन्म लिया था, जिसका असर भारत के अलावा दुनिया के और देशों में देखने के लिए मिला था। अक्टूबर नवंबर का महीना था और अक्टूबर नवंबर के महीने में 1970 में बताया जाता है कि भारत में विशाल बाढ़ आई थी, क्योंकि जब यहाँ से चक्रवात बना और ये चक्रवात सीधा बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये चक्रवात पहुँचा यहाँ उत्तराखंड। पहले ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश था और यहाँ पर जाके भीषण बारिश किया। पहाड़ी ये क्षेत्र था, भूस्खलन भी हुआ, सब कुछ हुआ, बादल भी फटे और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जो गंगा के तटीय राज्य हैं, इनमें से जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल। इन राज्यों को सबसे ज़्यादा इस चक्रवात से नुकसान हुआ। आज भी अगर आप बुजुर्गों के पास बैठ जाओगे तो बुजुर्ग यही कहेंगे कि सन 70 का बड़ुआ आया था, जहाँ पानी घुसने की उम्मीद नहीं थी वहाँ पानी घुस गया था। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि ये पानी इतना ज़्यादा क्यों आया या इतनी ज़्यादा बरसात क्यों हुई। उनको ये शायद नहीं पता था, क्योंकि उस समय क्या था कि इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना एडवांस बताने वाले थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्यों आया था, इसका मेन कारण क्या था। तो इसका मेन कारण यही था कि जो उत्तरी हिंद महासागर था यहाँ पर विशाल चक्रवात बना और ये चक्रवात समुद्र तट के कई गाँवों को निगल गया। बताया जाता है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 5 लाख लोग मरे थे इस चक्रवात से, और सरकार अगर कहे 5 लाख तो समझिए 50 लाख, क्योंकि गांव के गांव चले गए थे। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि भारत में 1970 का जहां बाढ़ आई थी तो उसके पहले 1969 और 68 में सूखा भी पड़ा था, और 1968 और 69 का जो सूखा था उसमें बारिश की एक बूंद नहीं हुई थी, तो किसानों की जो दयनीय स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1970 में जब बारिश होनी चाहिए थी तब बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब बारिश नहीं होनी चाहिए थी तब बारिश हुई। बताओ अक्टूबर नवंबर में कहीं बारिश होती है क्या? लौटते हुए मानसून से 2-4 एक राज्य को छोड़ दो वहीं पर हो जाती है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में हो जाती है। बाकी हमारे उत्तर प्रदेश में थोड़ा लौटते हुए मानसून से होती कि पश्चिम बंगाल में होती है, झारखंड में हो जाती है, पारसनाथ की पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में, बाकी नहीं होती। लेकिन वहाँ पर हुई। बताया जाता है कि लगभग 15 दिन पानी की एक बूंद नहीं टूटी थी। रात दिन 24 घंटा पानी गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। लोगों के घर गिर रहे थे। सरकार करे तो क्या करे, सरकार के पास उतना बजट नहीं था। आज हमारे सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन 1970 के दौरान हमारे सरकार के पास पैसे की कमी थी, क्योंकि सरकार लोगों को जी आए कि प्राकृतिक आपदा से लड़े, क्योंकि संसाधनों की बहुत बड़ी कमी थी। खैर धीरे धीरे सब सही हुआ। 1970 के बाद 1971 आता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। कहाँ वो जनता 1968 और 69 में सूखा से परेशान, और 1970 में बाढ़ से परेशान, और वही जनता वही सरकार 1971 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध में परेशान। तो कहते हैं जब मुसीबतें आती हैं ना तो चारों तरफ से आती हैं, प्राकृतिक आपदा भी आती है और मानव निर्मित भी आपदा आती है। तो भारत के सामने 1968 से लेकर 1971 तक यह समझिए कि 2 प्रकार की आपदा आई थी, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरी मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा के जन्मदाता मानव खुद होता है, और प्राकृतिक आपदा का निर्माता प्रकृति होती है। लेकिन जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ही प्राकृतिक आपदा आती है। जब तक हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तब तक प्राकृतिक आपदा आने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। जैसे प्रेजेंट टाइम पे गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा तो इसका मेन कारण क्या है कि हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, उन्हें लगा नहीं रहे हैं। अगर हम पेड़ पौधे लगा भी रहे हैं तो किस चीज़ के लगा रहे हैं? अमरूद, आम, वो भी कौन सा आम? देसी आम। देसी आम हम कहाँ लगा रहे हैं? देसी आम का पौधा बहुत बड़ा होता है, समय लेता है, काफ़ी दिन तक रुकता है। हम लोग सब हाइब्रिड पौधे लगा रहे हैं, इस साल लगाओ अगले साल फल लो।
तो बस वो फल ही देगा, बाकी छां नहीं देगा। बताओ आज के समय कोई पीपल का पेड़ लगा रहा हो या बरगद का पेड़ कोई लगा रहा हो या नीम का कोई लगा रहा हो, 100 में एक आधे मिल जाए तो मिल जाए, बाकी कोई नहीं लगाता, क्योंकि हर व्यक्ति वर्तमान में स्वार्थी हो गया है और एक दिन यही स्वार्थ हम सबको डुबो देगा। बताया जाता है कि इस बार जो मई और जून आएगा ना, इसमें गर्मी में हमारा जो सतह का तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा। और 50 डिग्री सेल्सियस थोड़ा तापमान नहीं होता, बहुत होता है। यहाँ धूप जलने लगेगी, पशु पक्षी मरने लगेंगे क्योंकि नदियाँ सूखने लगेंगी। अभी देख लीजिए नदियों का जल स्तर, शहरों का गंदा पानी नदियों में बह रहा है और कुछ नहीं बह रहा है। तो अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। 1970 में प्रकृति ने हमारे साथ वो खिलवाड़ किया है कि जिसका भरपाई आज तक हम लोग नहीं कर पा रहे। उनसे पूछिए जो 1970 के बाढ़ में थे, जो देखे थे, उनके आज भी आंसू गिरने लगते हैं अगर वो बताने लगे, क्योंकि किसी का साल भर का गल्ला जो था वो पानी में बह के चला गया। अब करे तो क्या करें, घर गिर गए, कहाँ जाए, पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो दोस्तों ये थी एक अपने भारत की प्राचीन झलक, थोड़ा मैं दिखाने का आपको सुनाने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ है। इस साइड पर आप देखिए, ये भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी वर्तमान में दिल्ली के सांसद हैं और इनको कोई शायद ऐसा व्यक्ति हो भारत में जो ना जानता। मनीष कश्यप उर्फ सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार अपने से लगा लिए हैं कि मैं बिहार का पुत्र हूँ, बाकी सब नहीं है, यही बस है और कोई नहीं है। बिहार की जनता इन्हें दूध से नहलाई थी, लेकिन इन्होंने बिहार की जनता के साथ वो धोखा किया कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। बिहार की जनता से कह रहे थे हम 1 लाख रोजगार देंगे और जाके बैठ गए किसके साथ? बीजेपी के साथ। तो इसलिए कहा जाता है नेताओं की बातों का कभी विश्वास नहीं मानना, क्योंकि नेता कब पलटी खा जाए किसी को नहीं पता। ये ऊपर तस्वीर आप देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और ये दिनेश लाल यादव के भाई हैं प्रवेश लाल यादव। ये भी एक सुपरस्टार हैं। पहले बताया जाता है कि आर्मी में थे, लेकिन क्या सत्य है क्या नहीं इस बात पर हम नहीं जानते, लेकिन बताते हैं कि आर्मी में थे। आर्मी को छोड़कर ये हीरो बन गए। हीरो बनना जायज़ सी बात है, क्योंकि भाई सुपरस्टार थे ही, तो फिल्में आसानी से मिल जाती हैं, चाहे एक्टिंग आए अथवा ना आए। खैर इनकी एक्टिंग में कोई ख़ास दम नहीं है, लेकिन फिर भी भोजपुरी के सुपरस्टार का जो टाइटल है, टैग लगा है, इनके भी लग गया। ये भोजपुरी के सुपरस्टार आम्रपाली दुबे हैं, जो हमेशा निरहुआ के साथ चिपकी रहती हैं, साथ ही चलती हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि निरहुआ ने इनसे शादी भी कर ली है, लेकिन साथ में बता दूं निरहुआ इनसे शादी नहीं की। फिल्मों में क्या जितनी बार शादी किए हों, सुहाग रात मनाएं, जो भी किए हों, लेकिन ऐसे नहीं किए। अब देखिए, अब कहानी आपको मैं बताता हूँ निरहुआ की। निरहुआ की उम्र वर्तमान में 45 साल है और 45 साल की उम्र में निरहुआ जिस जगह अपने को खड़ा किए, इस जगह अच्छे अच्छे व्यक्ति नहीं अपने आप को खड़ा कर पाए। जरा सोचिए, सोचने वाली बात है। व्यक्ति कोई कहता है मैं 92 साल जिया हूँ, कोई कहता है 80 साल वो जिया, कोई कहता है 90 साल जिया, कोई ये भी कहता है 100 साल पार हो गए। लेकिन 100 साल पार हो गए तो आपने क्या किया? अपने गांव भर में अपनी पहचान बना पाए, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में अपनी पहचान नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं आपने केवल जिया है, बाकी कुछ नहीं किया। निरहुआ 45 साल का वर्तमान में और पैदाइशी अमीर करोड़पति घर के नहीं थे। इनके पिता एक मिल मजदूर थे, घर में थोड़ी बड़ी खेती बाड़ी थी तो उसमें काम वाम करते थे। लेकिन इनका 2 ही सपना था, एक सुपरस्टार बनने का, दूसरा गायक। खैर दोनों बने, गायक भी अच्छे बने, सुपरस्टार भी अच्छे बने और एक राजनेता भी बन गए। तीसरा सपना, निरहुआ चाहते थे कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। पहले फुल विचार में थे कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा गाजीपुर से, क्योंकि इनका जो होम जनपद है वो गाजीपुर है। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में लोकसभा का जब चुनाव होने वाला था तो बीजेपी ने इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया।
जब बीजेपी ने इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया तो पूरे देश में एक अलग मैसेज गया कि अरे भाई, उस समय बहुत दिग्गज नेता थे बीजेपी में, किसी को भी उतार सकती थी, लेकिन एक भोजपुरी के हीरो को उतार रही है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी इनको नहीं उतारती, बीजेपी जानती थी अच्छी तरह कि निरहुआ का जो क्रेज़ है, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोंडा, जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती, वहाँ के लोग निरहुआ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, निरहुआ के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। और निरहुआ हमारे लिए सही कैंडिडेट है जो चुनाव जिता सकता है। सुपरस्टार है ही है, पैसा थोड़ा इधर उधर होगा तो थोड़ा लगा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निरहुआ पैसा देने के लिए भी तैयार था, सब कुछ था, क्योंकि पैसा निरहुआ के पास कमी नहीं थी। इनको उतारा जाता और इनके सामने अगर किसी को सपा ने उतारा था तो वो थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अब उनका एक अलग रुतबा, एक अलग जलवा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इनकी टक्कर होती है तो अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते हैं और निरहुआ चुनाव हार जाता है। जब निरहुआ चुनाव हार जाता है तो बीजेपी फिर भी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार तुम चुनाव हारे, अगली बार तुम निश्चित जीतोगे। और 2022 आ जाता है। 2022 में क्या होता है कि 21-22 में हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है। और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो अखिलेश यादव को विपक्ष में बैठना होता है, तो अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो अब वो सीट तो खाली हो गई, क्योंकि उनको विपक्ष में बैठना है। जब वो विपक्ष में बैठते हैं, वो इधर चुनाव जीत जाते हैं और सीट खाली हो जाती है, तो बीजेपी फिर दोबारा इनको अपना उम्मीदवार घोषित करती है, दिनेश लाल यादव और निरहुआ को। समाजवादी पार्टी अपना जो उम्मीदवार घोषित करती है अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को। अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, निरहुआ के खिलाफ धर्मेंद्र यादव ही खड़े हैं। दोनों के बीच में देखते हैं कितना टक्कर होता है, निरहुआ जीतते हैं, धर्मेंद्र यादव जीतते हैं। और 2022 में निरहुआ लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से निकाल ले जाते हैं। तो उपचुनाव में ये निकालने के बाद बन जाते हैं सांसद, दिल्ली पहुंच गए। बहुत सारे लोग कहते हैं सांसदों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, सांसद अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं, सांसदों को उतना ज़्यादा पैसा नहीं उनके बजट में आता है जितना कि आना चाहिए। अभी तक सांसदों के पास जो बजट का पैसा था 5 से 7 करोड़ रुपए आता है। अब 507 करोड़ रुपए आप समझ सकते हैं कि आदमी एक घर बनवाता है ना तो करोड़ों रुपए गला देता है। एक अगर गेस्ट हाउस बनवाने लगता तो 2-3 करोड़ रुपए ऐसे चला जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सांसद कितना विकास करा सकता है, या आप एक सांसद से कितना ज़्यादा विकास की उम्मीद रख सकते हैं। जो सांसद आपसे कह दे कि हम आपके यहाँ का ये बनवा देंगे, आपके यहाँ का वो करा देंगे, यहाँ जीटी रोड पास करा देंगे, यहाँ वो करा देंगे, यहाँ हाईवे नहीं करा देंगे, यहाँ वो करा देंगे, कुछ नहीं वो कर पाएगा। अगर वो सांसद की सरकार दिल्ली में नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसकी सरकार दिल्ली में है तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि सरकार से कहेगा, आग्रह करेगा, निवेदन करेगा कि थोड़ा बजट दे दीजिए, मेरे क्षेत्र में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, समस्या है, 5 करोड़ में नहीं हो पाएगा, आप 10 करोड़ दे दीजिए ताकि ये काम बन, ये ब्रिज बन जाए, ये फलाने बन जाए, ठिकाने बन जाए, अस्पताल बन जाए, स्कूल बन जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर सरकार उनको पैसा देगी तो ही बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। लेकिन बजट उनके कितना है? 5 से 7 करोड़ के बीच का। और यही कारण है कि भारत का कोई भी सांसद उतना ज़्यादा विकास नहीं करा पाता जितना कि विकास होना चाहिए, क्योंकि उसका बजट कम है। अब देखिए, मनीष कश्यप भी सांसद बनना चाहते थे, बिहार के मोतिहारी से चुनाव लड़ना चाहते थे, नामांकन करने की बारी भी आ गई थी, चुनाव प्रचार जोरों से था, बिहार के लाखों लोग इनके साथ चलने लगे थे। बीजेपी वालों को समझ में आ गया है कि मनीष कश्यप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ जाएगा तो निश्चित है चुनाव जीत जाएगा। एक काम करे, ये बंदा काम का है, तुरंत इसे आपने मिला लिए। और मनीष कश्यप भी चाहते थे कि मैं बीजेपी के साथ मिल जाऊं तो कुछ बड़ा करके दिखा सकता हूं, क्योंकि सबको पता है आप अकेले चलने का प्रयास करिए, लेकिन अकेले अगर सक्सेस भी हो गए ना तो आप वो मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां तक पहुंचना चाहिए।
सबको पता है, क्योंकि किसी न किसी का आपको हाथ जरूर पकड़ना पड़ेगा। मनीष कश्यप को अच्छी तरह पता था कि मोतिहारी के जनता का मैं अकेले विकास नहीं कर सकता, इसीलिए ये बीजेपी का हाथ पकड़े। मनीष कश्यप को यह भी पता था कि अगर मैं बीजेपी का हाथ नहीं पकड़ूंगा तो यहाँ के जो लोकल राजनीतिक दल हैं, जैसे आरजेडी हो गए, जेडीयू, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि किसी न किसी के शायद के तले तो मुझे रहना ही है, तो सुरक्षा भी मेरी बनी रहेगी। कहीं आऊँगा जाऊँगा तो थोड़ा नाम भी होगा, हो सकता है भविष्य में बीजेपी कहीं से मुझे टिकट दे दे, चुनाव लड़ा दे, हो सकता है कोई मंत्री पद दे दे। अकेले तो कोई व्यक्ति मंत्री बन नहीं सकता, चुनाव भले तुम जीत जाओ निर्दलीय। इनके अंदर ये स्वार्थ आ गया था, मंत्री बनने का, पैसे का, रुपए का। क्या तुम समझते हो मनीष कश्यप आसानी से बैठ गया? नहीं, कम से कम पैसा लिया होगा 2-3-4 करोड़ रुपए, इससे नीचे नहीं लिया होगा। उसके बाद पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि बीजेपी की भारत की सबसे अमीर पार्टी मानी जाती है, करोड़ों लोग इसको चंदा देते हैं, ना सही 2-3 करोड़ रुपए। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो खुद पहले प्रयास करे, जब वो दिखने लगेगा तो अपने आप बिकने लगेगा। मनीष कश्यप शुरुआत से राजनीति के कैरियर में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, न्यूज का सहारा लिए, लोगों के दिल में जगह बनाए, धीरे से पार्टियों की नज़र इन पर आ गई, खरीद लिए गए। दिनेश लाल यादव जी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए, पार्टियों की नज़र में आ गए, पार्टी ने दिनेश लाल यादव को खरीद लिया। तो जब आप पहले लोगों के बीच में अपना कैरियर बनाइए, जब आपका कैरियर लोगों के बीच में बन जाएगा तो निश्चित है कोई राजनीतिक दल आपको खरीद लेगा, ये याद रखना। आप बिकने के लिए बस तैयार हो जाएंगे, तुरंत आपको खरीदा जाएगा। और जिस दिन लगेगा पार्टी को कि आप पार्टी के लिए घाटा हैं, उस दिन पार्टी आपको लात मार के भगा देगी, ये भी है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक जो दल है वो घाटे का सौदा नहीं करता, इतना याद रखना। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, धन्यवाद।